आज हम 1528 से लेकर 2024 तक के इस मामले को देखेंगे, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार के समय हुआ पहला शिलान्यास समारोह, 6 दिसंबर 1992 को हुआ विध्वंस, 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा तक की टाइमलाइन को समझेंगे। कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोके? अपनी यात्रा को स्थगित कर दें। इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा। अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है, उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। 1528 बाबरी मस्जिद का निर्माण। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अपने राजा के आदेश पर करवाया था। हिंदुओं का कहना है कि मस्जिद का निर्माण उस जगह पर किया गया है जहां पहले भगवान राम के जन्म स्थान का मंदिर था। 1949 दिसंबर 1949 में मस्जिद के अंदर भगवान राम की मूर्ति प्रकट हो गई या उन्हें वहां रख दिया गया। इसको लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ और दोनों पक्षों ने कोर्ट में केस दर्ज कराया। मुस्लिम पक्ष की ओर से हाशिम अंसारी ने एक और राम जन्मभूमि न्यास के प्रमुख महंत परमहंस रामचंद्र दास ने दूसरा मामला दर्ज कराया। सरकार ने स्थान को विवादित घोषित कर दिया और इस पर ताला लगा दिया। 1984 विश्व हिंदू परिषद आंदोलन को जारी रखने के लिए एक दल बनता है और बीजेपी नेता एल.के. आडवाणी को अभियान का नेता और चेहरा बनाया जाता है। 1986 25 जनवरी 1986 को 28 वर्षीय स्थानीय वकील उमेश चंद्र पांडे ने बाबरी मस्जिद परिसर में हिंदू पूजा पर प्रतिबंध हटाने के लिए अपील की, जिससे हिंदू धर्म के लोग अंदर जाकर पूजा कर सके। 1989 प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को शिलान्यास कार्यक्रम की अनुमति दी थी। यह नवंबर 1989 में हुआ, जब हिंदुत्व आंदोलन सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और देश में लोकसभा चुनाव शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी थे। 1990 विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने के लिए लोगों का समर्थन जुटाने की कोशिश में बीजेपी नेता एल.के. आडवाणी ने पूरे देश में एक रथ यात्रा निकाली। इसी साल विश्व हिंदू परिषद के स्वयं सेवकों ने बाबरी मस्जिद को थोड़ा नुकसान पहुंचाया था। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में जनता दल की सरकार थी। 30 अक्टूबर 1990 को मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद की ओर बढ़ रहे हिंदुत्ववादियों की भीड़ पर फायरिंग के आदेश पुलिस को दिए थे, जिसमें सरकार के मुताबिक 16 कार सेवकों की मौत हुई थी। 1992 6 दिसंबर को कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और वहां एक अस्थायी मंदिर बना दिया। उसी दिन 2 एफआईआर दर्ज की गई। पहला अपराध संख्या 1997 और दूसरा 1998। एफआईआर नंबर 197 हजारों कार सेवकों के खिलाफ दर्ज की गई थी और उन पर डकैती, लूटपाट, चोट पहुंचाने, सार्वजनिक इबादत की जगह को नुकसान पहुंचाने, धर्म के आधार पर 2 गुटों में शत्रुता बढ़ाने जैसे आरोप लगाए गए। एफआईआर 1998 बीजेपी, बीएचपी, बजरंग दल और आरएसएस से जुड़े 8 लोगों के खिलाफ राम कथा कुंज सभा मंच से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज किया गया था। इस एफआईआर में जिन लोगों के नामजद किया गया उनके नाम हैं एल.के. आडवाणी, अशोक सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती, साध्वी रितंबरा, मुरली मनोहर जोशी, गिरिराज किशोर और विष्णु हरि डालमिया। इन 8 आरोपियों में अशोक सिंघल और गिरिराज किशोर की मौत हो चुकी है। एफआईआर में आईपीसी धारा 153A, 153B और धारा 505 के तहत आरोप लगाए गए। 1992 बाबरी मस्जिद गिराए जाने के 10 दिन बाद 16 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के मौजूदा जज M.S. लिब्राहम को उन घटनाओं की जांच कर एक रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया जो बाबरी मस्जिद गिराए जाने के कारण बनी। गृह मंत्रालय की अधिसूचना में सरकार ने जांच आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए अधिकतम 3 माह का समय दिया था, लेकिन 48 बार समय बढ़ाए जाने और आयोग पर 8 करोड़ खर्च होने के करीब 1.5 दशक बाद रिपोर्ट सौंपी गई। इस पर डिटेल्स में आगे बात करते हैं। 1993 सुनवाई के लिए ललितपुर में एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया गया था। हालांकि बाद में हाई कोर्ट से राय लेकर राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर इन मामलों की सुनवाई ललितपुर के स्पेशल कोर्ट से लखनऊ के स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दी। एफआईआर 197 सीबीआई को सौंप दिया गया था।
और लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया था, जबकि एफआईआर 1998 की सुनवाई रायबरेली के स्पेशल कोर्ट में होनी थी और इसकी जांच राज्य के सीआईडी को करनी थी। यहाँ ही बताना जरूरी है कि केस को ट्रांसफर किए जाने से पहले एफआईआर 197 में धारा 120B को जोड़ा गया था। 1993 एक महीने बाद 5 अक्टूबर 1993 को सीबीआई ने एफआईआर 198 को शामिल करते हुए एक संयुक्त आरोप पत्र दाखिल किया, क्योंकि दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए थे। आरोप पत्र बाला साहेब ठाकरे, कल्याण सिंह, चंपत राय बंसल, धर्मदास, महंत नृत्य गोपाल दास और अन्य सहित कई आरोपियों के नाम जोड़े गए। सीबीआई ने साजिश का जो एंगल पेश किया उसमें मस्जिद गिराए जाने के एक दिन पहले बजरंग दल के नेता विनय कटियार के घर एक गुप्त बैठक की बात की थी, जिसमें विवादित ढांचे को ढहाने पर अंतिम फैसला लिया गया। आरोप पत्र के मुताबिक इस बैठक में अडवाणी और 7 अन्य नेता मौजूद थे। इसी आरोप पत्र में जब साजिश की बात आती है तो पत्र लिखा गया कि बाला साहेब ठाकरे, LK अडवाणी, कल्याण सिंह, अशोक सिंघल, विनय कटियार, उमा भारती, श्री मुरली मनोहर जोशी और अन्य का कृत्य आईपीसी धारा 120 के साथ पढ़ने पर 153A, 153B, 295, 295A के तहत आता है और 153A, 153B, 295, 295A और 505 धाराओं के तहत अपराध है। 1993 को यूपी सरकार ने मामलों के ट्रांसफर के लिए एक नई अधिसूचना जारी की, जिसमें बाकी मामलों के साथ 8 नेताओं के खिलाफ एफआईआर 198 को जोड़ दिया गया। इसका अर्थ ये था कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने से जुड़े सभी मामलों की सुनवाई लखनऊ के स्पेशल कोर्ट में होगी। 1996 लखनऊ कोर्ट ने सभी मामलों में आपराधिक साजिश जोड़ने का आदेश दिया। सीबीआई एक आरोप पत्र दाखिल करती है, जिसके आधार पर अदालत ये मानती है कि LK अडवाणी सहित सभी नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप तय करने के लिए पहली नजर में सबूत थे। कोर्ट ने माना कि सभी अपराध उसी दौरान हुए हैं, जिसके कारण संयुक्त सुनवाई की मांग की गई और मामला केवल लखनऊ में स्पेशल जज की कोर्ट में सुनवाई के योग्य है। लखनऊ में स्पेशल जज ने एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि सभी आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की अन्य धाराओं के साथ धारा 120B के तहत पहली नजर में आरोप बनते हैं। आदेश में कहा गया है, ऊपर की चर्चा से हम इस नतीजे पर आते हैं कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराए जाने के मौजूद केस की आपराधिक साजिश आरोपियों ने 1990 से शुरू की थी और 6 दिसंबर 1992 को इसे अंजाम दिया गया। श्री लाल कृष्ण अडवाणी और अन्य ने अलग अलग समय और जगह पर विवादित ढांचे को गिराने की अपराध साजिश बनाई है। 2001 ऊपर के आदेश को आरोपियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी। आरोपियों के वकील ये साबित करने में कामयाब रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशासनिक चूक के कारण उनके खिलाफ गलत तरीके से आरोप लगाए गए। यहाँ हम जिस चूक की बात कर रहे हैं उसका संबंध 8 अक्टूबर 1993 की अधिसूचना से है, जिसमें कहा गया था कि एफआईआर संख्या 198 की सुनवाई सभी 49 मामलों के साथ लखनऊ स्पेशल कोर्ट में होगी। हालांकि अधिसूचना जारी करने के समय यूपी सरकार जरूरी प्रक्रिया का पालन करने में विफल रही थी। यूपी सरकार को हाई कोर्ट की सलाह से एफआईआर को एक साथ जोड़ना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकी। बाद में राज्य सरकार ने अधिसूचना में गड़बड़ी ठीक करने के सीबीआई के निवेदन को खारिज कर दिया, लेकिन सीबीआई निवेदन स्वीकार किए जाने को चुनौती देने और कुछ ठीक करना सुनिश्चित करने के बजाय ऐसे आगे बढ़ती रही जैसे कोई समस्या ही नहीं थी और 8 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया। इस चूक का इस्तेमाल अडवाणी और अन्य ने आपराधिक साजिश के आरोप हटाने के लिए किया, क्योंकि ये केवल एफआईआर संख्या 1997 के मामले में आरोप पत्र में डाले गए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि दोनों एफआईआर की अलग अलग सुनवाई होगी। एफआईआर 198 की रायबरेली के स्पेशल कोर्ट में, चूंकि ये मामले अलग अलग थे, तो हाई कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया कि अगर उनके पास अडवाणी के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के कोई सबूत है तो वो रायबरेली कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करे। 2003 में सीबीआई ने एफआईआर 198 के तहत 8 आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की। हालांकि बाबरी मस्जिद ढहाने के आपराधिक साजिश के आरोप को सीबीआई इसमें नहीं जोड़ सकी, क्योंकि बाबरी मस्जिद ढहाने और भड़काऊ भाषण की एफआईआर अलग अलग थी। रायबरेली कोर्ट ने अडवाणी की एक याचिका स्वीकार की और उन्हें आरोपों से ये कहते हुए बरी कर दिया कि उनके खिलाफ केस चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। 2005 इलाहाबाद का नाम चेंज करके इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया है। हालांकि जब ये केस चल रहा था तो उस समय इसका नाम इलाहाबादी था, तो आगे इसका नाम मैं इलाहाबाद लूंगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रायबरेली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया
और कहा कि आडवाणी और अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा चलते रहेंगे। केस आगे बढ़ा, लेकिन बिना आपराधिक साजिश के आरोप के 2005 में रायबरेली कोर्ट ने मामले में आरोप तय किए और 2007 में इस मामले में पहली गवाही हुई। 2009 गठन के 17 साल बाद लिमराहन कमीशन ने अपनी 900 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट सौंपी, जिसे बाद में सार्वजनिक कर दिया गया था। कमीशन ने संघ परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के प्रमुख नेताओं जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, LK आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और अन्य की भूमिका को उन घटनाओं के लिए जिम्मेदार मानते हुए कोई कसर बाकी नहीं रखी जो बाबरी मस्जिद गिराए जाने के कारण बनी। 2010 दोनों मामलों को अलग अलग करने का निचली अदालत का फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बरकरार रखा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 4 मई 2001 के फैसले, जिसमें कहा गया था कि FIR 197 और FIR 198 के तहत मामलों पर अलग अलग सुनवाई होनी चाहिए, इसी के खिलाफ CBI ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। हाई कोर्ट ने अपने पिछले आदेशों को बरकरार रखते हुए इस बात को फिर से दोहराया कि 2 प्रकार के आरोपी थे। नेता जो मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर मंच से कार सेवकों को भड़का रहे थे, और खुद कार सेवक। इस बात की फिर से पुष्टि की जाती है कि FIR 198 में आडवाणी के खिलाफ आपराधिक साजिश के आरोप जोड़े नहीं जा सके हैं। 2012 निचली अदालत और हाई कोर्ट में देरी, मामला पटरी से उतरने और दूसरी कानूनी बाधाओं के बाद CBI ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और 20 मार्च 2012 को एक हलफनामा दायर किया, जिसमें दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई के पक्ष में दलील दी। 2015 सुप्रीम कोर्ट ने LK आडवाणी, उमा भारती, मनोहर जोशी और कल्याण सिंह सहित वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को नोटिस जारी कर बाबरी मस्जिद विध्वंस के केस में आपराधिक साजिश की धारा नहीं हटाने की CBI की याचिका पर जवाब देने को कहा। 2017 साजिश का आरोप फिर लगाए गए और दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस गतिरोध को हमेशा के लिए खत्म करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के दोनों मामलों की अलग अलग सुनवाई और FIR 198 के तहत आपराधिक साजिश के आरोप हटाने के फैसले के खिलाफ फैसला सुनाया। एक बहुत ही अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने LK आडवाणी और 20 अन्य लोगों सहित कई आरोपियों के खिलाफ साजिश का आरोप फिर से लगाने का आदेश दिया। अंतिम ट्रायल के लिए धाराएं अब चूंकि FIR 197 और 198 और 120B के साथ जोड़कर मिला दिया गया है, इसीलिए सभी आरोपियों पर आरोप है। IPC की धारा 147 दंगा, IPC की धारा 149 गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा होना, IPC की धारा 153A धर्म के आधार पर घृणा और दुश्मनी को बढ़ावा देना, IPC की धारा 153B राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान, IPC की धारा 295 इबादत की जगह पर तोड़फोड़, IPC की धारा 505 धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जानबूझकर काम करना, IPC की धारा 120B आपराधिक षड्यंत्र, IPC की धारा 336 पत्थरबाजी। इस समय इस मामले के 32 आरोपी जीवित हैं। केस में देरी और ट्रायल पूरा करने की जरूरत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जब जरूरत हो तो संपूर्ण न्याय करने का इस अदालत के पास अधिकार ही नहीं बल्कि ऐसा करना इसका कर्तव्य है। मौजूदा मामले में अपराध जो संविधान की धर्मनिरपेक्ष रचना को स्थिर करते हैं वो कथित तौर पर 25 साल पहले किए गए हैं। सुनवाई की डेडलाइन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एक अहम पहलू ये भी था कि कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के लिए एक डेडलाइन तय कर दी। पहले कोर्ट ने 2 साल की डेडलाइन दी थी जो अप्रैल 2019 के अंत में खत्म हो रही थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जज का कार्यकाल बढ़ा दिया और डेडलाइन 9 महीने और बढ़ा दी। ये 9 महीने अप्रैल 2020 में खत्म हो गए। मई 2020 में डेडलाइन को फिर से 31 अगस्त 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इस मामले पर वकीलों की ओर से द क्विंट को जानकारी दी गई है कि आरोपियों द्वारा गवाहों को सम्मान करने सहित जितनी प्रक्रिया अभी बची हुई है उसे देखते हुए उम्मीद है कि डेडलाइन को फिर से बढ़ाया जा सकता है। 2019 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को जमीन का मालिकाना हक देने और वहां मंदिर का निर्माण करने के लिए एक ट्रस्ट के निर्माण का आदेश देकर अयोध्या विवाद को खत्म कर दिया। अपने आदेश में 5 जजों की बेंच ने बाबरी मस्जिद पर कहा, यथास्थित कायम रखने के आदेश और इस मामले को दिए गए आश्वासन को तोड़कर मस्जिद ढहा दी गई। मस्जिद को ढहाना और इस्लामी संरचना को खत्म करना कानून का घोर उल्लंघन था। ये फैसला अपने आप में आपराधिक मुकदमे को प्रभावित नहीं करता है क्योंकि ये एक अलग सिविल मामला था, लेकिन फिर भी ये विध्वंस के कानून के खिलाफ पहला औपचारिक न्यायिक फैसला है।